इस कहानी की शुरुआत होती है एक मिनिएचर आर्ट के बने घर को दिखाने से। मिनिएचर आर्ट में नॉर्मल साइज की निस्बत बहुत ही छोटी चीजें बनाई जाती हैं। अब कैमरा उस छोटे से घर की तरफ जूम करता है और हम जान पाए कि जहाँ ये मिनिएचर घर पड़ा है उसमें एक फैमिली रहती है। इस फैमिली में जो बूढ़ी औरत है उसकी मौत हो गई है और अब ये फैमिली उनके फ्यूनरल यानी उन्हें दफन करने के लिए जा रही है। फैमिली में बूढ़ी औरत की बेटी थी जिसका नाम एनी है, उसका हस्बैंड और 2 बच्चे, एक लड़का और एक लड़की। अब एनी की बेटी शुरू से काफी अजीब थी, दिखने में अजीब होने के साथ साथ उल्टी सीधी हरकतें भी किया करती थी, जैसे सख्त सर्दी के मौसम में भी बाहर बने छोटे घर में सोना, अजीब कपड़े पहनना वगैरह। और तो और बच्ची होने के बावजूद उसका जिस्म बड़े लोगों जैसा था, यानी कि वो नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं थी। अब जब ये फैमिली एनी की मॉम के फ्यूनरल पर पहुंचे तो हैरत, वहाँ पर बहुत सारे अनजान लोग भी इस फ्यूनरल में शामिल होने के लिए आए थे। अब यहाँ जब एनी फ्यूनरल की स्पीच दे रही थी तो इस दौरान उसकी बेटी बड़ी अजीब आवाज निकालती है। एनी ने अपने गले में एक अजीब निशान वाला लॉकेट पहना हुआ था और बिल्कुल ऐसा ही लॉकेट उसकी मॉम की लाश के गले में भी था। अब यहाँ अनजान लोगों का आना तो हैरानकुन था ही, पर हैरत हमें तब होती है जब एक आदमी एनी की बेटी की तरफ देखकर मुस्कुराता है और वो भी उसे देखने लगती है। फ्यूनरल खत्म होने के बाद ये फैमिली घर वापस आ जाती है, जहाँ हमें सब के बारे में बताया गया, जैसे कि एनी एक मिनिएचर की आर्टिस्ट थी और शुरुआत वाला मिनिएचर घर उसे नहीं बनाया हुआ था, पर वो हमेशा परेशान दुख से भरी रहती थी। एनी का बेटा पीटर भी अजीब सा था, उसे सिगरेट और कई तरह के नशे लग गई थी। एनी का हस्बैंड इनकी फैमिली में ऐसा था जो अब तक नॉर्मल था, और जो इनकी बेटी थी वो तो सबसे ज्यादा अजीब थी। रात को वो जब सोने के लिए गई तो अपनी मॉम एनी से पूछती है कि नानी के मरने के बाद मेरा ख्याल अब कौन रखेगा, जिस पर एनी कहती है मैं रखूंगी बेटा, तुम्हारी मॉम हूँ, मुझे ही रखना है। जो सुनकर उसकी बेटी बड़ा ही अजीब सवाल पूछ लेती है कि जब आप मर जाएंगी तब मेरा ख्याल कौन रखेगा। ये सुनकर एनी घबरा जाती है, लेकिन अगले ही पल झट से बोली तुम्हारा भाई पीटर वो है ना, वो रखेगा तुम्हारा ख्याल। एनी उसे बताती है कि मेरी मॉम यानी तुम्हारी नानी सबसे ज्यादा तुमसे प्यार करती थी, इतना कि बचपन में वो मुझे तुम्हारे पास तक आने नहीं देती थी और खुद ही तुम्हें दूध पिलाती थी। इस पर उसकी बेटी जवाब देती है पर नानी को तो लड़का चाहिए था, पर मैं पैदा हो गई तो प्यार वो मुझे मजबूरी में ही करती थी। अपनी बेटी को सुलाने के बाद एनी अपनी मोम का सामान चेक करने लगती है, जिसमें से उसे एक नोट मिला। उसमें एनी की मोम उसे माफी मांगकर कह रही थी कि तुम सबकी कुर्बानी दी जाएगी जो बहुत ही कीमती होगी और इसके बदले में तुम्हें इनाम भी दिया जाएगा। उसकी मोम के ये कहने का मकसद एनी को एक मैसेज देने का था। अगले दिन एनी की बेटी जब क्लास में बैठी थी तो अचानक एक परिंदा खिड़की से आकर जोर से टकराया, जिससे उसकी मौत हो गई। इसी क्लास में एक कैंची पड़ी थी, जिसे ले जाकर एनी की बेटी उस मरे हुए परिंदे का गला काट देती है। अब उसका गला काटने के बाद एनी की बेटी उसका सर अपने पास ही जेब में रख लेती है, और जब वो घर जा रही थी तो हम दूसरी साइड पर एक औरत को खड़ा हुआ देखते हैं जो लगातार एनी की बेटी को ही देखे जा रही थी। अब ये फैमिली एनी की मोम के कमरे को बंद करने का फैसला करते हैं, लेकिन उससे पहले हमें कमरा दिखाया गया जिसके अंदर बहुत सारे शैतानी रिचुअल यानी जादू के निशान बने हुए थे, जो डीमन यानी शैतान और काले जादू की तरफ इशारा कर रहे थे। अब एनी के हस्बैंड के पास कॉल आई कि एनी की मोम की कब्र को खोदकर किसी ने उनकी लाश को बाहर निकाल लिया है। अब ये जानकर वो काफी परेशान हो गई, पर ये बात अपनी फैमिली से छुपा के रखती है क्योंकि वो अपनी वाइफ एनी को परेशान करना नहीं चाहते थे। अगले दिन एनी एक सेशन ग्रुप के पास पहुंचती है, जहाँ पर बहुत सारे अनजान लोग आते हैं और एक दूसरे को अपने अपने दिल की बातें बताकर अपने दिल का बोझ हल्का करते हैं, और ऐसी आपस में घुलते मिलते हैं, अच्छे दोस्त बन जाते हैं। और एनी यहाँ अक्सर आती रहती थी। यहाँ वो अपनी मॉम के बारे में बड़ी अजीबोगरीब बातें बताती है। वो बताने लगी कि मेरी मॉम थोड़ी पागल सी थी, वो मेरे भाई के अंदर किसी और को डालना चाहती थी, पर इस सब से परेशान होकर मेरे भाई ने अपनी जान ले ली। उसके बाद अचानक किसी वजह से मेरे डैड की भी मौत हो गई। इसके अलावा मेरी मॉम इतनी अजीब थी कि पता नहीं कैसे वो लोगों को अपने कंट्रोल में कर सकती थी। उनके पास एक अजीब सी ताकत थी जिसके जरिए वो मेल्स यानी आदमियों में कोई ऐसी चीज डालती थी जिससे वो मेरी मॉम के कंट्रोल में आ जाया करती थी। इसलिए जब मेरा बेटा पीटर पैदा हुआ तो उसे मैंने अपनी मॉम के पास जाने नहीं दिया, लेकिन फिर जब मेरी बेटी पैदा हुई तो क्योंकि वो लड़की थी तो उसे मैंने मेरी मॉम के पास जाने की इजाजत दे रखी थी। और शायद यही वजह है कि आज वो मेरी बेटी इतनी अजीब सी है, नॉर्मल नहीं लगती। अब एनी की बेटी जो अपने कमरे में थी तो अचानक उसके पास अजीब तेज रोशनी आई जो उसे एक मैदान की तरफ इशारा कर रही थी, और जब एनी की बेटी मैदान में गई तो वहाँ एक आदमी आग के बीच में बैठा हुआ था। उसे देखने से लग रहा था जैसे वो कोई शैतानी रिचुअल जादू कर रहा हो। उसकी बेटी बड़े गौर से उसे देख रही थी कि तभी यहाँ एनी आ गई जो खींचकर अपनी बेटी को अपने साथ अंदर ले जाती है।
अब पीटर को उसकी दोस्त पार्टी में बुलाते हैं। पीटर जाने के लिए तैयार हुआ तो एनी अपनी बेटी को भी उसके साथ पार्टी में भेज देती है ताकि वो शराब वगैरह ना पिए। पार्टी में पहुंचकर पीटर अपने दोस्तों के साथ मिलकर एंजॉय करने लगा और वहाँ वो सिगरेट भी पीने लगता है। उसकी बहन बोर हो रही थी, इसलिए घूमते हुए जब वो एक जगह पर आई तो केक खा लेती है जिसमें ड्राई फ्रूट था और क्योंकि उसे इस ड्राई फ्रूट से एलर्जी थी तो उसकी तबीयत खराब होने लगती है। उसका सांस बंद होने लगा, दम घुटना शुरू हो जाता है। उसकी ऐसी हालत देखकर पीटर काफी घबरा गया। फौरन उसे गाड़ी में बिठाकर हॉस्पिटल के लिए निकल गया। रास्ते में उसकी बहन सांस लेने के लिए अपना सर खिड़की से बाहर निकालती है, लेकिन इस दौरान गाड़ी के आगे एक जानवर आ गया। अब टक्कर से बचाने के लिए एकदम पीटर गाड़ी सीधी साइड पर कर लेता है और उस साइड पर लकड़ी का एक खंबा था जिससे उसके बहन का सर इतनी जोर से टकराता है कि उसकी वही मौत हो जाती है। इतनी भयानक कि उसका सर ही जिस्म से अलग होकर सड़क पर गिर जाता है। उसके मुंह से पीटर बहुत ज्यादा दुखी हुआ, सदमे में चला जाता है और अपने मॉम डैड को कुछ भी बताए बगैर चुपचाप अपने कमरे में आकर लेट जाता है। अगली सुबह जब एनी और उसके हस्बैंड को अपनी बेटी की मौत का पता चला तो दोनों बहुत दुखी हुई। एनी तो फूट फूट कर रो रही थी। उसके फ्यूनरल तक मुसलसल हम उसे रोता हुआ ही देखते हैं क्योंकि इस सदमे से वो बाहर नहीं आ पा रही थी। इस हादसे के बाद ही फैमिली का बर्ताव एक दूसरे के साथ काफी अजीब हो गया। कोई भी एक दूसरे को बुला नहीं रहा था, बस चुपचाप ही रहते हैं। इस गम से उभरने के लिए एनी दोबारा से उस सेशन ग्रुप में जाने का फैसला करती है, लेकिन क्योंकि उसकी हालत ठीक नहीं थी तो वो इसके लिए हिम्मत नहीं कर पा रही थी, पर फिर भी जाने का ठान लेती है। गाड़ी में बैठकर वो निकलने ही वाली थी कि तभी अचानक वहाँ एक औरत आ गई जो एनी को कहती है कि मैं आपकी पड़ोसन हूँ, आपके घर से कुछ ही दूरी पर रहती हूँ। मुझे आपकी बेटी की मौत का पता चला कि छोटी ही उम्र में वो अचानक ही गुजर गई। बहुत अफसोस हुआ सुनकर, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, हाल ही में मेरे बेटे और पोते की पानी में डूबने की वजह से मौत हो गई है। मैं समझ सकती हूँ तुम्हारा दुख क्योंकि मैं भी इस सदमे से गुजरी हूँ, लेकिन इस गम से तुम्हें बाहर निकालने में मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। ये बोलकर वो एनी को अपने घर का एड्रेस देती है और वहाँ से चली जाती है। अब अगले दिन एनी उससे मिलने उसके घर पहुँच जाती है। वो दरवाजे पर एक कारपेट को देखती है जो उसे अजीब तो लगा लेकिन जाना पहचाना भी, जैसे अब से पहले उसने ये या इस जैसा ही कारपेट पहले देखा हो। पर इससे पहले उस ज्यादा कुछ सोच पाती वो औरत दरवाजा खोलकर एनी को अंदर बुला लेती है और ये दोनों बातें करने लगती है और इस तरह इनकी दोस्ती हो जाती है। बातों ही बातों में एनी बताती है कि काफी सालों पहले से मुझे स्लीप वॉक है, यानी नींद में चलने की बीमारी। ऐसे एक दिन जब मैं स्लीप वॉक यानी नींद में चल रही थी तो मैं अपने बच्चों पर पेट्रोल डालकर उन्हें आग लगाने वाली थी, पर एन वक्त पर मुझे होश आई तो मैंने खुद को रोक लिया। उस दिन से ही मेरे और मेरे बेटे पीटर की ताल्लुक अच्छे नहीं है क्योंकि उसे लगता है कि मैं उनकी दुश्मन हूँ और मैंने अपने ही बच्चों की जान लेने की कोशिश की। घर आकर एनी अपनी बेटी की मौत का भी मिनिएचर आर्ट बना रही होती है, यानी कि उसकी लाश साइड पर पड़ी थी और उसका सर जिस्म से अलग होकर गिरा हुआ था। ये देखकर उसके हस्बैंड काफी परेशान हो जाता है। इसी रात जब ये फैमिली टेबल पर बैठी खाना खा रही थी तो पीटर की अपनी मोम एनी से बहस हो जाती है। वो कहता है, मामा सारा कसूर आपका है, आपने उसे मेरे साथ भेजने की जिद की थी, लेकिन जब हम वापस आ रहे थे तो पता नहीं कैसे उसकी मौत हो गई। ये सुनकर एनी को भी बहुत गुस्सा आने लगा और वो चिल्ला कर कहने लगी, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ क्योंकि गई तो वो तुम्हारे साथ ही थी तो तुमने ही उसे मार दिया होगा। ये देखकर एनी के हस्बैंड काफी परेशान हो गया, दोनों को शांत करता है, जो देखने से साफ लग रहा था कि अब इस फैमिली की दूरियां बढ़ती जा रही हैं और ये लोग आपस में टूट रहे हैं। अब अगले दिन जब एनी एक स्टोर में शॉपिंग कर रही थी तो वहाँ उसे वो औरत यानी पड़ोसन दोबारा मिलती है और एनी को बताती है कि हाल ही में मैंने एक रिचुअल यानी जादू का प्रोसेस करके अपने मरे हुए पोते की आत्मा से राब्ता किया, उससे बात करना चाहिए। ये बताकर वो एनी को काफी मिन्नतें करके अपने घर ले जाती है और वो प्रोसेस करके सच में अपने पोते की आत्मा से बात करके दिखाती है। अब ये प्रोसेस एनी को जरा पसंद नहीं आया क्योंकि इससे वो डिस्टर्ब हो रही थी, पर वो औरत बहुत चालाक थी। एनी को सलाह देती है कि ऐसा करो, तुम भी अपनी बेटी की आत्मा से बात करने की कोशिश करो, उसे बुलाओ यहाँ, तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस उसकी एक चीज लो, कुछ मंत्र पढ़ो और बस तुम्हारा आत्मा से राब्ता बन जाएगा। इसी रात एनी स्लीप वॉक करते हुए पीटर के कमरे में जा पहुँची, जहाँ उसे पीटर के चेहरे पर बहुत सारी बारीक चींटियां दिखती है जो उसकी आंखों, मुँह और नाक में घुस रही थी। यह पता चला कि एनी सच में स्लीप वॉक नहीं कर रही बल्कि ये सब वो सपना देख रही थी और सपने में ही वो स्लीप वॉक करके यहाँ आई थी। अब इस सपने में पीटर अपनी मोम से पूछता है कि आपको मुझसे क्या मसला है, क्यों हर वक्त आप मेरे पीछे पड़ी रहती हैं? जिस पर एनी जवाब देती है कि तुम मुझे कभी चाहिए ही नहीं थी, मैं तुम्हें पैदा ही करना नहीं चाह रही थी, वो तो मेरी मोम ने मिन्नतें करके तुम्हें पैदा करवाया क्योंकि उन्हें एक लड़का चाहिए था, यहाँ तक कि मैंने तुम्हें खत्म भी करना चाहा पर पता नहीं कैसे तुम बच गए। ये जानकर पीटर बहुत टूट गया, लेकिन अगले ही पल एनी भी अपनी नींद से जाग जाती है और उसे भी पता चल गया कि ये बस एक सपना है।
वो फौरन अपने हस्बैंड और बेटे के पास जाकर उन्हें इस रिचुअल प्रोसेस के बारे में बताकर इस प्रोसेस को शुरू कर देती है ताकि उस औरत के कहे के मुताबिक वो अपनी बेटी को बुला सके। अब जैसे प्रोसेस शुरू हुआ वह अजीबोगरीब चीजें होना शुरू हो जाती है, जैसे अचानक ही एनी ड्राउनी अंदाज में अपनी बेटी की आवाज में बात करने लगी थी और मोमबत्तियां भी अपने आप ही जल बुझ रही थी। इस सबसे पीटर काफी घबरा गया था, इसलिए उसके डैड इस प्रोसेस को बंद करने के लिए एनी के मुंह पर पानी फेंक देते हैं, जिससे प्रोसेस टूट गया और एनी अपने होश में आ गई। अजीब बात यह अभी जो कुछ भी हुआ था एनी को उसके बारे में कुछ भी याद नहीं था, क्योंकि शायद उसकी बेटी की आत्मा उसके अंदर आ गई थी। अब अगले दिन हम एनी को बहुत परेशान देखते हैं। गुस्से में आकर वो अपने सारे मिनिएचर आर्ट्स को तोड़ देती है। अब एनी की बेटी की वो डायरी जिसे इस रिचुअल प्रोसेस में इस्तेमाल किया गया था, उसमें पीटर की तस्वीर अपने आप ही बनने लगती है। अगले दिन पीटर जब स्कूल में था तो वो शीशे में खुद को देखता है, जहाँ उसका असल और अक्स यानी परछाई एक दूसरे की बिल्कुल उल्ट थी। यानी असल में उसके एक्सप्रेशन तासुरात बिल्कुल सीरियस परेशानी वाले थे, जबकि उसकी परछाई में वो काफी खुश नजर आ रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। एनी अपनी बेटी की उस डायरी को आग लगाकर जलाने की कोशिश करती है, लेकिन जहाँ पहली तो डायरी को आग लगी नहीं रही थी, पर जब लगी तो एनी को भी आग लग रही थी, जिस वजह से उसे डायरी की आग बुझानी पड़ती है। अब एनी इन सारी चीजों से बड़ी कंफ्यूज हो गई थी। उसके दिमाग में कई सारे सवाल थे जिनका जवाब पाने के लिए वो पड़ोसन के घर जाती है, जहाँ उसे पड़ोसन तो नहीं मिलती, लेकिन काले जादू का सामान पड़ा हुआ था और वहाँ पीटर की तस्वीर भी रखी हुई थी और ये रिचुअल काला जादू उसकी तस्वीर पर ही किया जा रहा था। अब जब वो दोबारा से दरवाजे वाली कालीन पर गौर करती है तो उसे याद आता है कि बिल्कुल इस तरह की कालीन तो मेरी मोम के पास भी थी। वो जल्दी से भागकर अपने घर आई और अपनी मोम का सामान चेक करने लगती है, जहाँ उसे बिल्कुल वैसा ही कालीन मिलता है और इसी डिजाइन में कई सारे और कालीन भी, और ये भी किसी जादू के निशानों की तरफ इशारा कर रही थी। उसे शक हुआ, इसलिए वो तस्वीरों वाले एल्बम को देखती है, जिसमें उसे अपनी मोम के साथ ये पड़ोसन औरत दिखती है। और यहाँ ये बात साफ हो गई कि औरत शुरू से ही एनी की मोम के इशारों पर काम करती थी और अब उसकी मोम के गुजर जाने के बाद वो बड़ी चालाकी से एनी को बसा कर उसे रिचुअल करवा रही थी अपने किसी मकसद को पाने के लिए। अपनी मोम के सामान में एनी को एक ऐसी किताब भी मिलती है जिसमें आत्माओं, भूतों, डेमंस, शैतानों, काले जादू के बारे में लिखा गया था। उसे पढ़कर एनी को पता चल जाता है कि असल में ये सब कुछ क्यों किया जा रहा था, यानी वो रिचुअल क्यों करवा रही थी। तो दरअसल ये सब कुछ हल्के डेमन पेमोन के लिए किया जा रहा था। ये सब करके वो पेमोन को इंसानी जिस्म दिलवाना चाह रहे थे, जो किसी भी आदमी का हो सकता है। अब एनी की मोम ऐसा इसलिए कर रही थी क्योंकि वो एक शैतानी ग्रुप का हिस्सा थी जो सब डेमन पेमोन की पूजा करती थी। उसे ही अपना गॉड समझती थी, क्योंकि डेमन पेमोन बहुत ही ताकतवर है। वो हेल यानी जहन्नुम का एक किंग है जो वहाँ के 8 राजाओं में से एक है। इसे इस तरह का गॉड भी कहा जाता है जो लोगों को परेशान करता है, उनके साथ शरारतें करता है और वो उसे जिसमें जाना पसंद करता है जो सबसे ज्यादा कमजोर हो। उसे किसी इंसान के अंदर भेजने और फिर बाहर निकालने के लिए कुछ रिचुअल वगैरह करने होते हैं। जब भी वो लोग इतने अरसे से ये काम करते आ रहे थे। एनी की मोम ने डेमन पेमोन को सबसे पहले अपने बेटे एनी की बाई में डालने की कोशिश की थी। इस सब के दौरान उसे बहुत तकलीफ दी गई, उस पर जुल्म किए गए। वो जानता था कि मेरे साथ क्या होने वाला है, तो तंग आकर उसने अपनी जान ले ली। और वो तो मर गया था, इसलिए एनी की मोम कोई और जिस्म ढूंढने लगी जिसके अंदर डेमन पेमोन को डाला जा सके। लेकिन क्योंकि उनकी हरकतों से एनी को उन पर शक हो गया था, इसलिए वो अपने बेटे पीटर को उनके पास जाने नहीं देती थी, इसलिए पीटर में वो डाल नहीं पा रही थी। अब हालांकि पेमोन एक मेल डीमन है और जिस्म भी उसे मेल का ही चाहिए था, पर कोई ना होने पर एनी की मोम ने उसे एनी की बेटी के अंदर ही डाल दिया। यही वजह है कि वो इतनी अजीब थी और अपनी मोम को कह रही थी कि नानी को लड़का चाहिए था क्योंकि उसके जिस्म में ही डाला जाना था। तब उन्होंने असल टारगेट बनाया एनी के बेटे पीटर को, इसलिए मरने से पहले ही उन्होंने एक जबरदस्त प्लान बनाया जिसमें आज तक उनकी दोस्त यानी वो पड़ोसन औरत उनका साथ दे रही थी। वो पड़ोसन औरत जानबूझकर एनी से दोस्ती करना चाह रही थी क्योंकि उनके कल्ट का जो प्लान था उसे कैसे भी करके इन्हें पूरा करना था, यानी पेमोन की आत्मा को पीटर के अंदर डालकर। ये सारी बातें जानने के बाद एनी अपने घर की एटिक यानी ऊपर वाला छोटा कमरा चेक करती है, जहाँ उसे अपनी मोम की लाश दिखती है जो गल सड़ रही थी और तो उसका सर भी नहीं था। अब जैसे कि हमें पता चला था कि एनी की मोम की लाश को उनकी कब्र से चोरी कर लिया गया था, तो यहाँ इस बात का खुलासा हुआ कि लाश को असल में उनके कल्ट के लोगों ने ही निकाला था। फिर बाद में उनका सर काटने के बाद यहाँ एटिक में रख दिया क्योंकि सर काटना भी उनके रिचुअल का हिस्सा है। अब तभी अचानक छत पर खून से डेमन पेमोन का निशान बन जाता है। इसी के साथ हम इस घर में बाकी जगहों पर भी डेमन के निशान को देखते हैं, जैसे कि लॉकेट पर, बेड पर और उस कारपेट पर। अगले दिन पीटर जब क्लास में बैठा था तो उसे भी अजीब तरह की आवाज सुनाई दी गई, जिसके साथ ही उसका जिस्म अकड़ गया। उसे पता नहीं क्या हुआ और वो अपना सर जोर से टेबल पर देकर मारता है, जिससे उसकी नाक जख्मी हो गई, उसका खून निकलने लगा। फिर वो ये सब करने के बाद अजीब तरह से बौखला गया, इतना डर गया कि नीचे गिर जाता है। बेहद घबराया हुआ था। उसकी ऐसी हालत देखकर क्लास के बाकी बच्चे भी बहुत डर जाते हैं। फिर उसके डैड
डैड स्कूल आकर पीटर को वापस घर ले आते हैं। उसकी नाक को जख्मी देखकर एनी को भी बहुत बुरा लगता है। एनी अपने हस्बैंड को अपनी मोम, कल्ट और डीमन पेमोन से जुड़ी सारी बातें बता देती है, पर उसे इन बातों पर यकीन नहीं आता। वो सोचता है कि जरूर इसका ज़हनी तवाज़ुन खराब हो गया है, ये पागल हो रही है जब ये ऐसी बातें कर रही है। अब एनी अपने हस्बैंड को बार बार मनाने की कोशिश करती है कि प्लीज हमारी बेटी की डायरी जला देती है, क्योंकि उस डीमन से जुड़े होने का वही एक जरिया है, तो उसके जलते ही सब ठीक हो जाएगा। पर उसका हस्बैंड इसके लिए मना कर देता है, क्योंकि जाहिर है ऐसा करने से एनी में जल जाती। पर उसकी बात सुने बगैर एनी खुद ही डायरी को आग में फेंक देती है, जिससे अब की बार एनी को आग लगने की बजाय उसके हस्बैंड को लग जाती है, जो काफी बुझाने के बाद भी नहीं बुझ रही थी और बढ़ती ही जा रही थी, और इस तरह जलकर उनकी मौत हो जाती है। पीटर को भी होश आ गई थी, और जब वो देखता है कि मेरे डैड की जलने से मौत हो गई, तो वो बहुत दुखी हो जाता है। अब तभी अचानक एनी को कुछ होता है और वो पीटर को मारने के लिए पागलों की तरह उसके पीछे पड़ जाती है। दरअसल अब डीमन पेमोन ने एनी को पोजेस्ड कर लिया था और अब उसके जिस्म में आकर उसे कंट्रोल कर रहा था। ये देखकर पीटर काफी डर जाता है और अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागा और एटिक में आकर छुप जाता है। बाहर एनी पागलों की तरह अपने कंट्रोल से बाहर होकर जोर जोर से अपना सर दरवाजे पर पटकने लगती है, जबकि एटिक में पीटर को भी अपनी नानी की लाश गली सड़ी हालत में मिलती है, जिसके बाद वो अपनी मॉम को ऊपर देखता है जो अपना गला काटने वाली थी। यहाँ पर बहुत सारे लोग भी खड़े हुए थे जिन्होंने कपड़े नहीं पहने हुए थे और वो पीटर को बड़े गौर से देख रहे होते हैं। पीटर घबरा गया, वो कांच तोड़कर जल्दी से बाहर कूद जाता है, जहाँ तभी एक तेज रोशनी आकर उसके जिस्म में घुस जाती है। ये रोशनी बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उसकी बहन के आसपास भी रहती थी, जिससे हम समझ पाए कि आखिरकार डीमन पेमोन ने पीटर के जिस्म पर अपना कब्जा कर ही लिया और वो इसके अंदर घुस ही आया है। इसके बाद पीटर उठा और अपनी मोम को बड़ी अजीब हालत में देखता है, यानी एनी हवा में उड़कर बाहर बने छोटे घर की तरफ जा रही थी। वो भी उस घर में आ जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग थे जो डीमन पेमोन की पूजा करती थी। वो सब पीटर के सामने झुक जाते हैं, क्योंकि अब उसके अंदर शैतान पेमोन जो आ गया था और वो अब उसे अपना गॉड समझ रही थी। तभी यहाँ वो पड़ोसन औरत आई जो बहुत खुश थी, क्योंकि सालों से वो जो प्लान करके बैठे थे आज वो पूरा हो गया था। इन्हें डीमन पेमोन को जिस मिल चुका था, वो भी पीटर का, जिसका वो चाहते थे। वो पीटर को एक ताज पहनाती है और उसे डीमन पेमोन कहकर बुलाने लगती है। ऐसा होते ही सारे लोग भी पेमोन पेमोन के नारे लगाने लगते हैं, क्योंकि सालों से वो जिनकी पूजा कर रहे थे आज वो उनके सामने था। पीटर के अंदर सारा ही कल्ट अपनी इस कामयाबी पर खुशी से झूम उठता है और इसी के साथ ये फिल्म इधर ही खत्म हो जाती है।